इमरान ने टाइगर की फ्रीक्वेंसी सेट करके ट्रांसमीटर का बटन दबा दिया। चंद लम्हों तक तो राब्ता कायम ना हुआ, लेकिन फिर टाइगर ने कॉल कैच कर ली। यस, टाइगर स्पीकिंग, ओवर। टाइगर की आवाज़ सुनाई दी और इमरान ने एक तवील सांस लिया। टाइगर की तरफ से इस तरह मुतमईन अंदाज में जवाब का मतलब था कि उसका ख्याल गलत था। टाइगर को पकड़ा नहीं गया। तुमने कोई रिपोर्ट नहीं दी अब तक, ओवर। इमरान ने सख्त लहजे में कहा। सर, रिपोर्ट किस बात की देता? वो दोनों अभी तक होटल वापस ही नहीं आए। मैं यहाँ उनका मुंतजिर हूँ, ओवर। टाइगर ने जवाब दिया। अब उनकी वापसी मुश्किल है। वो तुम्हारा ताकुब करते हुए राना हाउस पहुंचे और फिर उन्होंने राना हाउस पर रॉकेटों से हमला कर दिया। मैं भी अस्पताल से वापस पहुंचा हूँ। जोसेफ और जवाना अभी तक अस्पताल में हैं। वो अपने दोनों आदमियों को छुड़ाकर ले गए हैं और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी तादाद खासी थी। उनमें कुछ लोगों ने सड़क को दोनों तरफ से ब्लॉक किया हुआ था और उन्होंने पुलिस पर भी रॉकेट बरसाए, ओवर। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। हैरत अंगेज सर, यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। मैंने अपनी तरफ से तो बेहद एहतियात की थी, लेकिन वो तो दो थे और यहाँ उनकी वाकफियत भी किसी से नजर न आती थी। और फिर इतने सारे लोग वहाँ कैसे पहुँच गए, ओवर। टाइगर ने हैरतज़दा लहजे में कहा। मेरा ख्याल है उन्होंने किसी मकामी गैंग का ताउन हासिल किया है। तुम अब होटल से उठो और उन्हें तलाश करो, खास तौर पर उस मकामी गैंग को जिन्होंने राना हाउस पर हमले में उनकी मदद की है। मेकअप में रहना, ओवर। इमरान ने कहा। ठीक है जनाब, मैं मालूम कर लूँगा, ओवर। टाइगर ने जवाब दिया और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर बंद कर दिया। ये क्या सिलसिला है, कुछ मुझे भी तो बताइए। सीक्रेट सर्विस की बाकी टीम तो एक तरफ, अब आपने भी मुझसे ताल्लुक खत्म कर दिया है, ब्लैक जीरो ने रूठने वाले अंदाज में कहा और इमरान हंस पड़ा। ये बात नहीं ताहिर, दरअसल कुछ सिलसिला ही ऐसा चल पड़ा कि पहले तुमसे राब्ता कायम करने की भी फुर्सत नहीं मिली, इमरान ने कहा और फिर उसने मिथाइस की फ्लैट में आमद से लेकर अब तक के तमाम हालात मुख्तसर तौर पर बता दिए। तो ये हल्के मौत के आदमी हैं और आपके कत्ल का मिशन लेकर आए हैं, ब्लैक जीरो ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, ऐसा ही है। उन्हें शायद ये इत्तला मिल गई है कि मैंने कर्नल फरीदी के साथ मिलकर न सिर्फ डार्क क्लब का खात्मा किया है, बल्कि ये भी हो सकता है कि नक्शे के मुतालिक भी उन्हें इत्तला मिल गई हो और उन्होंने कातिलों को मेरे पीछे लगा दिया हो, इमरान ने खुद कलामी के से अंदाज में कहा। नक्शा, वही नक्शा जो आप कर्नल फरीदी से ले आए थे, उनके हेडक्वार्टर का, ब्लैक जीरो ने चौंकते हुए कहा। हाँ, वही नक्शा। वो लोग कर्नल फरीदी के पीछे भी इसीलिए पड़ गए थे। डार्क क्लब का मिशन भी यही था, नक्शे की वापसी और कर्नल फरीदी की मौत, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। तो वो नक्शा आपके पास है, आपने मुझे तो दिखाया ही नहीं, सिर्फ जिक्र किया था, ब्लैक जीरो ने कहा। तुम्हें दिखाने की बजाय मैंने तुमसे ज्यादा अक्लमंद आदमी को यह नक्शा दिखाना मुनासिब समझा, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मुझसे ज्यादा अक्लमंद? मुझसे तो सभी ज्यादा अक्लमंद हैं, ब्लैक जीरो ने तंजिया लहजे में कहा और इमरान उसके इस अंदाज पर बेख्तियार हंस पड़ा। मेरे ख्याल में अब तुम्हारा बाकायदा इलाज होना जरूरी है। तुम में अब निस्वानी जरासीम बढ़ते जा रहे हैं, बात बात पर रूठना, तंजिया बातें करना, इमरान ने हंसते हुए कहा और ब्लैक जीरो खुजालत आमेज लहजे में हंस दिया। अब बात ही ऐसी करते हैं, अब मैं क्या करूं, ब्लैक जीरो ने कहा। भाई, डॉक्टर सिद्दीकी तुम्हारे वालिद यकीनन तुमसे ज्यादा अक्लमंद हैं, इसलिए कि तुम जैसे अक्लमंद के बाप हैं। मैंने नक्शा उन्हें दिया है कि शायद वो उसका राज हासिल कर सकें, इसी सिलसिले में मैं वहां गया था, इमरान ने हंसते हुए कहा। अगर ये बात थी तो आप नक्शा सर रहमान के हवाले कर देते, वो तो आप जैसे अक्लमंद के वालिद है, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम मुझे अक्लमंद कह रहे हो तो फिर मुझे तुम्हारी अकल टेस्ट करनी होगी। अरे, सारे तो मुझे अहमक आजम कहते हैं, और अहमक आजम के वालिद तो, इमरान ने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया और ब्लैक जीरो कह कहा मारकर हंस पड़ा। अच्छा, तुम ऐसा करो कि जूलिया को फोन करो। ओ चलो, मैं खुद ही कर लेता हूँ, मैं खुद उन्हें उन लोगों के हुलिये बता दूंगा, इमरान ने कहा और सामने पड़े हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर घुमाने शुरू कर दिए। जूलिया स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद जूलिया की आवाज रिसीवर से उभरी। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, जूलिया ने बौखलाए हुए अंदाज में जवाब देते हुए कहा। जूलिया, 4 अफराद के हुलिये नोट करो, उनमें से एक औरत और 3 मर्द हैं, इमरान ने X2 के लहजे में कहा। यस सर, फरमाइए। चंद लम्हों की खामोशी के बाद जूलिया की आवाज सुनाई दी और इमरान ने मिथाइस और डगलस के हुलिये और कदो कामत तफसील से बता दिए और उसके बाद अरसलान और फरकंदा के हुलिये और कदो कामत भी नोट करा दी। ये मालूमात टाइगर ने उसे मुहैया की थी।
उन चारों को तुमने शहर में तलाश करना है। अगर एक भी नजर आ जाए तो उसकी कड़ी निगरानी की जाए। इमरान ने कहा, ठीक है सर, मैं अभी सीक्रेट सर्विस के मेंबरान की ड्यूटी लगा देती हूँ। क्या सर कोई नया केस शुरू हो गया है? जूलिया ने कहा, हाँ, इंतहाई अहम केस है। जीविश वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जानती हो? इमरान ने कहा, जीविश वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, नाम तो सुना हुआ है सर। यहूदियों की खुफिया आलमी तंजीम है, उससे ज़्यादा तफसील का इल्म नहीं। जूलिया ने शर्मिंदा से लहजे में जवाब देते हुए कहा, ये दुनिया की एक खतरनाक तरीन तंजीम है जिसके मकासद इस्लाम और इस्लामी हुकूमतों और रियासतों का खात्मा करके यहूदी सल्तनत का क़याम और फिर पूरी दुनिया पर इक़्तिदार कायम करना है। इसे अरब आम में हल्का मौत भी कहा जाता है। इसकी शाखें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं और ये लोग अपने मकासद के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। सागालैंड के कर्नल फरीदी के हाथ उनके खुफिया हेडक्वार्टर का नक्शा लग गया, जिस पर हल्का मौत के कातिल उस पर चढ़ दौड़े, लेकिन इमरान इत्तेफाक से उससे मिलने गया हुआ था। इमरान और कर्नल फरीदी ने मिलकर उन कातिलों का खात्मा कर दिया और वहां से वो नक्शा इमरान अपने हमरा लाया। ये नक्शा कोड में है और समझ में नहीं आ रहा। उधर इस्लामी मुल्कों के सरबराहों ने हल्का मौत के खात्मे के लिए एक प्लान बनाया है कि उनके खिलाफ मिलकर जद्दोजहद की जाए, चूँकि पाकिस्तान हुकूमत इन यहूदियों का सबसे बड़ा निशाना बनी हुई है। इसलिए पाकिस्तान हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सीक्रेट सर्विस के जरिए उनके हेडक्वार्टर पर कारी सरब लगाई जाए। इमरान ने वो नक्शा मेरे हवाले कर दिया। अब माहिरीन उसका जायजा ले रहे हैं ताकि उसका कोड हल किया जा सके। कोड हल हो जाने के बाद मैं तुम लोगों को इस मिशन पर रवाना करूंगा, लेकिन इस दौरान हल्का मौत के हेडक्वार्टर को भी इस बात की इत्तला मिल गई है कि इमरान वो नक्शा ले आया है। चुनांचे उसने अपने 4 बेहतरीन एजेंट इमरान के कत्ल पर मामूर कर दिए हैं। ये जिन 4 अफराद के हुलिये मैंने तुम्हें नोट कराए हैं, ये हल्का मौत के वही एजेंट हैं। इन्होंने यहाँ आते ही इमरान पर पैदर पे हमले किए हैं, लेकिन इमरान ने उनमें से 2 को पकड़ लिया, लेकिन बाकी 2 ने, जिनमें एक औरत जिसका नाम फरकंदा बताया जाता है और एक मर्द जिसका नाम अरसलान बताया गया है, राना हाउस पर रॉकेटों से हमला किया और वो अपने 2 साथियों मिथाइस और डगलस को छुड़ा कर ले गए। इमरान, जोसेफ और जवाना जख्मी हो गए। इमरान तो अब ठीक हो गया है, लेकिन जोसेफ और जवाना अस्पताल में हैं। इमरान ने जूलिया को पूरी तफसील बताते हुए कहा, ओ शुक्रिया सर, आपने तफसील बता दी है। अब हम ज़्यादा एहतियात से काम करेंगे। बेहद शुक्रिया। जूलिया का लहजा मसरत से सरचार था, क्योंकि इससे पहले शायद ही कभी एक्स2 ने उसे इस कदर तफसील बताई हो। ठीक है, जितना मुनासिब समझना अपने मेंबर्स को भी ब्रीफ कर देना, लेकिन नक्शे का जिक्र न करना। गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। आज तो आपने जूलिया पर बड़ी मेहरबानी की है कि सब कुछ उसे बता दिया है, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। भाई, आखिर वो तुम्हारी नंबर 2 है, किसी भी वक्त उसकी तरक्की हो सकती है, इसलिए उसे हालात का इल्म होना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मैं ज़रा राना हाउस का हाल भी देखूंगा और खुद भी उस मकामी ग्रुप का पता करूंगा, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो ने इस्बात में सर हिला दिया। इमरान ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकला तो उसने अपना हुलिया मुकम्मल तौर पर बदला हुआ था। सर पर बंधी हुई पट्टी को छुपाने के लिए उसने सर पर ऐसी टोपी पहन ली थी जैसी आमतौर पर मल्लाह पहनते हैं। इस वक्त वो मल्लाहों जैसे लिबास में मलबूस था। अगर टाइगर की तरफ से या सीक्रेट सर्विस के मेंबरान की तरफ से कोई रिपोर्ट आए तो मुझे B11 ट्रांसमीटर पर इत्तला दे देना। B11 मैं हमरा लिए जा रहा हूँ, इमरान ने ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलते हुए ब्लैक ज़ीरो से कहा। ठीक है, ब्लैक ज़ीरो ने मुख्तसर सा जवाब दिया और इमरान तेज तेज कदम उठाता ऑपरेशन रूम से बाहर निकल गया। ड्राइंग रूम नुमा कमरे में हल्का मौत के 4 सुपर एजेंट बैठे हुए थे। उनमें से मिथाइस और डगलस के चेहरे लटके हुए थे, जबकि अरसलान और फरकंदा की आंखों में फतेहमंदी के तासुरात नुमाया थे। ये जगह मास्टर टोनी की थी। मास्टर टोनी ने उन्हें एक कोठी में पहुंचा दिया था, जहां 2 कारें भी मौजूद थी और एक मुलाजिम भी, ताकि वो इत्मीनान से अपना काम कर सके। मास्टर टोनी ने अरसलान से उसके दुश्मन का अता पता पूछने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अरसलान ने उसे टाल दिया था। उसने जानबूझकर इमरान का नाम न लिया था, क्योंकि उसे खतरा था कि कहीं मास्टर टोनी और इमरान के दरमियान कोई दोस्ताना ताल्लुक हुआ तो हो सकता है मास्टर टोनी ही उनसे गद्दारी कर जाए। अब क्या प्रोग्राम है? इमरान तो बच गया है, ये बात तो तयशुदा है। फरकंदा ने खामोशी को ख़त्म करते हुए कहा। हाँ,
वो उस इमारत में नहीं था, वरना वो जरूर नजर आ जाता। अरसलान ने सर हिलाते हुए कहा, मैं कहता हूँ वो उस इमारत में था। धमाकों से थोड़ी देर पहले वो एक फोन कॉल सुनने गया था। अगर वो बाहर जाता तो फिर यकीनन फाटक की तरफ जाता, जबकि तुम कहते हो फाटक अंदर से बंद था। डगलस ने मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर वो अचानक कहाँ गायब हो गया? अगर वो मौजूद होता तो उसकी लाश नजर आती या वो खुद मुकाबले पर आता। कम से कम वापसी के वक्त तो वो जरूर हमला करता। उस वक्त तो हम फायरिंग न कर रहे थे। अरसलान ने कहा, मेरा ख्याल है अब इस बहस की जरूरत नहीं। हमें अपने मिशन की तकमील के लिए कुछ सोचना चाहिए। पहले भी हमसे हिमाकतें हुई हैं, अब हमें इन हिमाकतों से बचना चाहिए। मिताइस ने कहा, मेरा ख्याल है अब हमें अलहदा रहकर नहीं बल्कि मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिसमें इमरान को फंसाया जा सके। अरसलान ने कहा और बाकी सब ने उसकी तायद में सर हिला दिया। अगर किसी के जहन में कोई तजवीज़ हो तो बताइए। फरकंदा ने कहा, मेरे जहन में एक तजवीज़ है। मिताइस ने कहा, हाँ बताओ। सबने उसे देखते हुए कहा, इमरान मुझे अच्छी तरह पहचानता है और उसे ये भी यकीनन इल्म है कि हम चार हैं। वो अरसलान और फरकंदा के बारे में तमाम मालूमात रखता है, बल्कि उनके कदोकामत और हुलिये भी उसे मालूम है। मिताइस ने तजवीज़ की तमहीद बांधते हुए कहा, इसी बात पर तो मुझे हैरत है कि वो हमारे असल नाम कैसे जानता है। हमारे हुलिये और कदोकामत की तफसीलात तो यकीनन टाइगर ने उसे बताई होंगी, लेकिन नाम तो उसे भी मालूम नहीं थे। अरसलान ने कहा, मुझे तो वो माफूकुल फितरत कुव्वतों का मालिक लगता है। कुछ अजीब सी बात है उसकी। अब देखो, मिताइस और मैंने उस पर कातलाना हमले किए। उसने हमें गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन उसने हमें गोली नहीं मारी बल्कि उल्टा मेरा इलाज करता रहा। हालांकि अगर ऐसी हालत में इमरान की जगह मैं होता तो मैं अपने कातिल को देखते ही गोली से उड़ा देता। डगलस ने सर हिलाते हुए कहा, तुम तजवीज़ बता रहे थे मिताइस। अरसलान ने कहा, मैं शहर में घूमता हूँ, आप लोग मुख्तलिफ हुलियों में मेरी निगरानी करें। इमरान मुझे पहचानते ही फौरी मुझे पकड़ने के लिए इकदाम करेगा। इस तरह वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। आप तीनों से तीन अतराफ से गोलियां चलाकर चलनी कर सकते हैं, और अगर उसने मेरा ताकुब किया तो मैं उसे अपने पीछे लगाकर यहाँ ले आऊँगा और फिर उस पर काबू पाकर उस पर गोलियों की बारिश की जा सकती है। मिताइस ने कहा, तजवीज़ तो अच्छी है, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं कि इमरान अकेला हो। उसका एक साथी तो हमारी नज़रों में आ चुका है। हो सकता है ऐसे उसके कई और साथी भी हों। इस तरह हम खुद भी उसके हाथों फंस सकते हैं। फरकंदा ने कहा, अगर उसका साथी टाइगर हमारे हत्थे चढ़ जाए तो हम ज़्यादा आसानी से इमरान पर हाथ डाल सकते हैं। वो उसका करीबी साथी है, उसका राब्ता लाजमन इमरान से होगा। अगर टाइगर को अगवा करके यहाँ लाया जाए तो उसे तमाम तफसीलात मालूम हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि टाइगर के लबो लहजे में इमरान से बात करके उसे किसी मखसूस जगह बुलाया भी जा सकता है। इस बार फरकंदा ने कहा, गुड, ये भी अच्छी तजवीज़ है, लेकिन टाइगर को तलाश करने के लिए हमें बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, और हो सकता है टाइगर के सामने आने से पहले हम इमरान की नज़रों में आ जाए। डगलस ने जवाब दिया, इसकी एक और सूरत भी है कि हम मास्टर टोनी के गैंग के जरिए टाइगर को अगवा करा ले। इस तरह हमारा सामने आने का खदशा खत्म हो जाएगा। अरसलान ने कहा, अगर ये बात है तो मास्टर टोनी के जरिए हम इमरान को भी तो अगवा करा सकते हैं। मिताइस ने कहा, यह भी हो सकता है, लेकिन मैं दानिस्ता ऐसा करना नहीं चाहता। मास्टर टोनी यहाँ अरसे से रह रहा है। हो सकता है इमरान से उसकी ज़ाती ताल्लुकात हो, और ऐसी सूरत में वो हमारे खिलाफ भी मुखबिरी कर सकता है। इसलिए मैंने जानबूझकर उसे इमरान की हवा नहीं लगने दी। और दूसरी बात यह है कि हम हल्का मौत के सुपर एजेंट हैं। अगर सारा काम हमने निचले दर्जे के मकामी बदमाशों से कराना है तो फिर हमारा यहाँ आने का क्या फ़ायदा। अरसलान ने कहा, एक बात और भी है, अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इमरान जैसा आदमी इन मकामी बदमाशों की टक्कर का भी नहीं। अगर हमने बराह रास्त इमरान के खिलाफ मास्टर टोनी या उसके साथियों को इस्तेमाल किया तो हो सकता है कि उनके ज़रिए वो बराह रास्त हम तक आ पहुँचे। डगलस ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। बहरहाल टाइगर वाली तजवीज़ दुरुस्त है, मिताइस ने कहा, और अरसलान ने सर हिलाते हुए दरमियान में रखी मेज़ पर मौजूद टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया और रिसीवर उठाकर मास्टर टोनी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ये नंबर मास्टर टोनी ने उसे खास तौर पर बताए थे। यस, आर्क लैम्प एंड कंपनी। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, मास्टर टोनी को पैगाम दे दो कि फाराग उससे बात करना चाहता है। अरसलान ने कहा और रिसीवर रख दिया। मास्टर टोनी उसे तफसील बता चुका था कि इस तरह वो जहाँ कहीं भी होगा उसे पैगाम मिल जाएगा,
और फिर वो खुद ही उसे फ़ोन कर लेगा। अरसलान का कोड नाम फाराग ही तय हुआ था और फिर वही हुआ। चंद लम्हों बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी और अरसलान ने रिसीवर उठा लिया। यस, फाराग स्पीकिंग। अरसलान ने कहा, मास्टर टोनी बोल रहा हूँ। क्या बात है, खैरियत है? मास्टर टोनी ने कहा, हाँ खैरियत ही है। एक काम है, किसी टाइगर नामी आदमी को जानते हो? लंबा तड़ंगा सुडौल जिस्म रखता है, मेकअप में रहता है। उसकी एक निशानी है कि उसके कान की लो जरा सी नोकदार है। यहाँ का मकामी आदमी है। अरसलान ने कहा, मैं समझ गया, टाइगर ही उसका नाम है। फ्रीलांसर किस्म का बदमाश है। क्या करना है उसका? गोली मारनी है उसे? मास्टर टोनी ने कहा, नहीं, गोली नहीं मारनी, उसे अगवा करना है। अरसलान ने कहा, यह तो मामूली बात है, हो जाएगा। कहाँ पहुँचाया जाए उसे? मास्टर टोनी ने बड़े लापरवाह से लहजे में कहा, हमारे पास भिजवा दो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि किसी को पता न चले। अरसलान ने कहा, आप बेफिक्र रहे, उसके अपने फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। मैं अभी हिदायत दे देता हूँ, वो जहाँ भी मिल गया उसे अगवा करके आपके पास पहुँचा दिया जाएगा। मास्टर टोनी ने कहा, ओके, शुक्रिया। अरसलान ने कहा और फिर रिसीवर रख दिया। टाइगर इमरान की कॉल मिलते ही होटल से बाहर निकल आया। वो सबसे पहले अपनी रिहाइशगाह पर गया और वहां से उसने अपना हुलिया और लिबास बदला और फिर मोटरसाइकिल लेकर वो अर्ज बार की तरफ चल पड़ा। अर्ज बार हर किस्म के बदमाशों का मखसूस अड्डा था। वहाँ बड़े बड़े धाकड़ किस्म के बदमाश आते रहते थे। वहीं एक बूढ़ा भी आता था जिसका नाम चार्ली था। चार्ली मालूमात फरोख्त करने का धंधा करता था, इसलिए टाइगर ने सोचा कि हो सकता है कि चार्ली को उन बदमाशों के बारे में कुछ इल्म हो जिन्होंने अरसलान और फरकंदा के साथ मिलकर राना हाउस पर हमला किया था। थोड़ी देर बाद वो अर्जबार में पहुंच गया और फिर उसे चार्ली को तलाश करने में भी कोई दिक्कत पेश न आई। वो एक कोने में बैठा किसी गहरी सोच में गर्क था। उसके सामने रखी हुई शराब की बोतल खाली हो चुकी थी। विस्की की एक पूरी बोतल लाओ, टाइगर ने कुर्सी पर बैठने से पहले करीब मौजूद वेटर से मुखातिब होकर कहा और चार्ली उसकी आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा और फिर गौर से टाइगर को देखने लगा। उसकी चुंदी चुंदी आंखों में दिलचस्पी के आसार उभर आए थे। ये बोतल मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई है, फिलहाल मेरा अपना पीने का मूड नहीं है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए चार्ली से कहा। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि एक बोतल देकर तुम कुछ मालूमात मुझसे हासिल कर लोगे तो ये तुम्हारी खामख्याली है, चार्ली ने संजीदा होते हुए कहा। ये तो सिर्फ दोस्ताना ऑफर है चार्ली, मालूमात की कीमत अलहदा होगी और तुम्हारी मर्जी के मुताबिक, लेकिन शर्त यह है कि मालूमात दुरुस्त हो, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे वेटर ने एक बोतल लाकर मेज पर रख दी और टाइगर ने जेब से एक बड़ा नोट निकालकर वेटर के हाथ पर रख दिया। बाकी तुम रख लेना, टाइगर ने वेटर से मुखातिब होकर कहा और वेटर अदब से सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। खासे शाह खर्च गए हुए हो, चार्ली ने बोतल को अपनी तरफ खिसकाते हुए कहा। ओ, ऐसी भी कोई बात नहीं, दरअसल इस तरह वेटरों पर रौब रहता है और फिर आइंदा वो ज्यादा उजलत से ऑर्डर की तामील करते हैं, टाइगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और चार्ली ने सर हिलाते हुए बोतल खोलकर अपने सामने रखा हुआ जाम भरना शुरू कर दिया। चार्ली, मुझे उस ग्रुप का पता चाहिए जिसने निशात रोड पर एक इमारत पर रॉकेट बरसाए और पुलिस को रोकने के लिए दोनों अतराफ से सड़क ब्लॉक किए रखी, टाइगर ने आगे होकर सरकोशियाना अंदाज में कहा। यह कब की बात है? चार्ली का हाथ रुक गया। आज की, 7-8 घंटे पहले की, टाइगर ने कहा। पहले तुम अपना तारुफ तो कराओ, मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा और मैं अजनबियों से कोई सौदा नहीं किया करता, चार्ली ने शराब का बड़ा सा घूंट लेते हुए कहा। टाइगर को जानते हो, मैं उसका दोस्त हूँ, रॉका मेरा नाम है, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, मैं दौलताबाद रहता हूँ, टाइगर ने बात बनाते हुए कहा। ओ, टाइगर को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? चार्ली ने जाम खत्म करके उसे मेज पर रखते हुए पूछा। उसकी चुंदी चुंदी आंखों में अब चमक सी उभर आई थी। उसने कहा है कि मेरे जाने की ज़रूरत नहीं, चार्ली के लिए सिर्फ मेरा नाम ही काफ़ी है, टाइगर ने जवाब दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन मालूमात के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए। मुझे उड़ती उड़ती खबरें मिली हैं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर तुम सौदा कर लो तो मैं अपने आदमी काम पर लगा देता हूँ, 1 घंटे बाद तुम्हें तफसीली मालूमात मिल जाएगी, चार्ली ने दूसरा जाम भरते हुए कहा। ओके, बोलो कितनी रकम दूँ? टाइगर ने तवील सांस लेते हुए कहा, क्योंकि उसे चार्ली की सलाहियतों और उसके गैंग का इल्म था। उसने मालूमात के हुसूल के लिए पूरी फौज बना रखी थी।